अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जो चैप्टर के अंदर मौजूद एग्जाम्पल्स होती हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों पोर्शंस के अंदर पूछी जा सकती हैं और कभी कभी तो ऐसे होता है कि न्यूमेरिकल्स कम आते हैं और एग्जाम्पल्स पेपर में ज़्यादा आ जाती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को तो बड़े अच्छे से तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को स्किप कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको पेपर के अंदर मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपकी किस्मत भी इस तरह की है कि जो चीज़ आप छोड़ कर जाएँ पेपर के अंदर वही आ जाती है, तो आप एग्ज़ाम्पल्स को फिर अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपके साथ अब ऐसा ना हो। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहता ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अब देखें यहाँ पर उसने जो हमसे चीज़ फाइंड करवानी है वो उसने पूछ ली है, तो हम हेडिंग देते हैं टू फाइंड की। क्या फाइंड करना है? द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एंगल को किससे शो करते हैं? थीटा से शो करते हैं। ये हमने फाइंड करना है, तो जो हमने फाइंड करना है वो उसने पहले बता दिया। अब इसके बाद वाली स्टेटमेंट आपने बड़ी ही ध्यान के साथ समझनी है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अच्छा, फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अब ये जो फोर्सेस है ना, दो फोर्सेस हैं, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड आप जानते हैं जो है वो लेंथ को शो करती है। कोई भी आपके पास वेक्टर है तो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ को शो करती है। यानी हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं वो दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। ऐसा नहीं कि एक फोर्स जो है वो बड़ी है दूसरी फोर्स जो है वो छोटी है, ऐसा नहीं है। फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अब देखें, लेट करें ये जो मेरे पास है ना, इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास फोर्स F1 है। ठीक है, वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को किस तरीके से शो करते हैं? एक लाइन और एंड पे इस तरह एरो लगाते हैं, तो ये वेक्टर का सिंबल है। और ये मेरे पास जो है ये सेकंड वेक्टर है, तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ F2 का। ये मेरे पास सेकंड फोर्स है। तो देखो, जितनी ये फोर्स F1 है, जितनी ये फोर्स F1 है उतनी ही ये फोर्स F2 है, दोनों जो है इक्वल है। अच्छा, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास पहला वेक्टर है, आपको हेड टू टेल रूल तो आता है। दूसरा वेक्टर जो सेकंड वेक्टर है वो हमने वहीं से स्टार्ट किया जहां पर जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर वो एंड हो रहा था। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमने रिजल्टेंट लेना है, तो रिजल्टेंट किस तरीके से लेते हैं कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल फर्स्ट की टेल के साथ होती है और उसका हेड जो है लास्ट वाला यानी जो सेकंड वेक्टर है हमारे पास उसके हेड के साथ होगा। तो ये जो वेक्टर इसको हम नाम देंगे रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट को चाहे आप आर के साथ शो कर लें, चाहे आप इसको सिंपल एफ के साथ शो कर लें। यानी ये हमारे पास पहली फोर्स, ये सेकंड फोर्स, और ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यानी ये नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, जिसको आप एफ के साथ भी शो कर सकते हैं, आर के साथ भी शो कर सकते हैं। तो कहता है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये वाली भी इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड्स है इसके बराबर है। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड, सेकंड जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल हैं और जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इनके इक्वल है। यानी लेट करें अगर ये हमारे पास 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, तो ये भी फिर 2 मीटर ही होना चाहिए। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो किस एंगल पे ये दोनों फोर्सेस होंगे, यानी जो हमारे पास ये दो फोर्सेस जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं इनके दरमियान ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल होगा, कितना एंगल रखेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे कि जो हमारे पास थर्ड वेक्टर है, रिजल्टेंट है, वो भी इनके इक्वल है। अब जाहिर सी बात है अगर हम पहले वेक्टर को इस तरह ड्रा करें, दूसरे को इस तरह ड्रा करें, तो रिजल्टेंट जो है वो देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इन दोनों से। लेकिन अगर हम इस तरीके से ड्रा करते हैं, ये पहली फोर्स है, दूसरी फोर्स चले मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, अब जो मेरे पास रिजल्टेंट है वो छोटा हो गया। तो अब अगर हम पहले जो दो फोर्सेस हैं,
फर्स्ट टू फोर्सेस को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल कितने एंगल पे अगर हम इनको कंबाइन करेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो भी इन दोनों का इक्वल आए। तो मैंने आपको स्टेटमेंट समझाने की कोशिश की है, इसको रिपीट भी किया है ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं, तो लेट करते हैं F1 एंड F2 आर द गिवन फोर्सेज। उसने बोला दो फोर्सेज है, तो हम लेट करते हैं हमारे पास F1 और F2 जो है ये फोर्सेज है, एंड R इज देयर रिजल्टेंट। F1 F2 दो फोर्सेज हैं, R इनका रिजल्टेंट है। तो उसने गिवन कंडीशन में बताया है कि दो फोर्सेज की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों को ऐड करने से जो ये जो फोर्स है ये भी इनके इक्वल है। यानी हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको F का नाम दिया है, वो जो है उसको R या F का नाम आप दे सकते हैं। ये उसने कंडीशन दी है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग द फार्मूला। अब देखें हमने यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह लेते हैं, लेट करें आपके पास दो फोर्सेज हैं F1 और F2, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल होती है पहली फोर्स का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है रिजल्टेंट का। ठीक है, रिजल्टेंट का ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमने चूँकि फार्मूला लगा दिया किसी भी फोर्स का, दो फोर्सेस का हम रिजल्टेंट ले रहे हैं ना, ये पहली फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है और ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा ऊपर स्केयर रूट लगाते हैं। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास F1 और F2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इनका जो रिजल्टेंट है यानी जो F है वो भी इनके इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, F1 की जगह पर भी F पुट कर देते हैं क्योंकि F1 भी F के इक्वल है और F2 भी किसके इक्वल है, F के। तो हम इस तरह करते हैं कि इसमें ये पुट कर देते हैं F इज इक्वल टू स्केयर रूट, वैसे ही लगाते हैं। देखें F1 यानी उसने ये हमें कहा है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इनके इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। F1 हो F2 हो और उनका रिजल्टेंट F हो, तीनों आपस में इक्वल है। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्म लगाया, F1 जो है पहली फोर्स वो भी रिजल्टेंट के इक्वल है, उसको भी आप F रख लें, F स्केयर लिख लें। F2 भी किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो इसको भी आप F स्केयर लिख लें प्लस 2 ये F1 F2 कॉस थीटा। तो F1 भी F के इक्वल है, ठीक है, F2 भी F के इक्वल है और साथ लगा दें कॉस इंटू थीटा। तो ये देखें हमने यहाँ पर क्या किया है कि चूंकि F1 और F2 दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों फिर किसके इक्वल है, रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल है, F के इक्वल है, तो लिहाजा हमने F1 को भी F पुट कर दिया, F2 को भी F पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, तो देखें F इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं स्केयर रूट लगा लेता हूँ, ये F स्केयर प्लस F स्केयर बनेगा 2F स्केयर प्लस ये 2 वैसे आ गया F और F स्केयर कॉस थीटा। अब इस तरह करते हैं कि हम ये स्केयर रूट ख़त्म करते हैं। स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं कि हम अंडर रूट लेते हैं या उसको स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। चूँकि हमने स्केयर रूट ख़त्म करना है ना, तो स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्केयर लेंगे दोनों तरफ स्केयर लेंगे, तो एक तरफ जो है वो स्केयर के साथ स्केयर रूट कट जाएगा। तो ये देखें ये F है, एक दफ़ा मैं इसको एज इट इज़ नीचे लेके आ रहा हूँ, 2F स्केयर प्लस 2F स्केयर कॉस थीटा, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, यानी ये 2F स्केयर है, ये 2F स्केयर कॉस थीटा, दोनों ऐड नहीं हो सकते। अगर तो ये भी 2F स्केयर होता, ये भी अकेला 2F स्केयर होता, फिर ये 4F स्केयर हो जाना था, लेकिन ये दोनों अलग अलग रकमें हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। मैंने इसको एज इट इज़ नीचे उतारा, इस तरफ भी मैंने स्केयर ले लिया और इस तरफ भी यहाँ पर स्केयर ले लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। अब स्केयर लेने से क्या होगा, इस स्केयर से ये स्केयर रूट कट जाएगा, उधर हमारे पास आया F स्केयर, इधर आया 2F स्केयर प्लस 2F स्केयर कॉस थीटा। अब चूँकि हमने थीटा फाइंड करना है, तो अब इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखें अब हम इन दोनों में से 2F स्केयर कॉमन ले सकते हैं, 2F स्केयर कॉमन ले सकते हैं, इसमें 1 आएगा, कॉमन ले रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा, इसमें 1 आएगा, इसमें चूँकि 2F स्केयर कॉमन है तो वो कॉमन चला गया, सिर्फ क्या रह गया, कॉस थीटा रह गया। अब ये F स्केयर वैसे लिख लें, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो 2F स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं उसको उस तरफ ले जाऊँ, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
2f²। अब देखें यहाँ पर इस f² से ये f² कट जाएगा, तो ये हमारे पास आया 1/2, इधर क्या आया 1 + cos थीटा। इससे अगले स्टेप में यहाँ पर करता हूँ, बड़ी ध्यान के साथ समझिएगा, ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। इस तरह का सोल्यूशन आपको किसी हैंड बुक से नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 1/2 ये वैसे लिखा है, ये +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, +1 है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, और इधर क्या रह गया cos थीटा रह गया। अब यहाँ पर cos थीटा को मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप 2 एलसीएम ले लें तो ये क्या आएगा 1 - 2 आएगा ना, इसके नीचे 2 है तो 1 आ गया, इसके नीचे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, फिर 2 एलसीएम ले लें, ये -1 आएगा, ठीक है, 1 - 2 -1 होता है। अब इस तरह करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 क्या होता है 0.5 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू, ये cos इधर जाकर क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, साथ लिख ले -0.5। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। पहले लिखे -0.5, ये लिखा गया -0.5, शिफ्ट और कॉज, ये कॉज इनवर्स और आंसर जो कि वो हम पहले लिख चुके हैं। देखें ये आया 120 डिग्री 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं Hence the angle between the forces is 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थी। उसने हमें कहा दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, और इन दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट फोर्स मिलती है वो भी इनके इक्वल है, यानी F1 F2 और F तीनों आपस में इक्वल है। एंगल फाइंड कर दें F1 F2 का, तो हमें पता है कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। अब F1 और F2 ये भी F ही है, ये भी F पे इक्वल है, तो इनको F पुट कर दिया। उसके बाद ये सिंपलीफिकेशन है जो मैंने आपको समझा दी है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ आपको पहली एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने ये डायग्राम भी इसकी बनानी है, गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, इस तरीके से करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। एक कार है और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो हम गिवन डाटा लिखते हैं, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है कार की वो है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को स्टूडेंट्स आप जानते हैं vi के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो इसके बाद कहता है इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन जो है कार का उसको हम a के साथ शो करेंगे, और ये हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें, चूंकि आप जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसके सिंबल के ऊपर हम एरो लगाते हैं। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है तो इसके ऊपर भी हम एरो लगाएंगे। तो कहता है कि 5 सेकंड के बाद इस कार की वेलोसिटी क्या होगी। तो टाइम जो है वो हमें दिया गया है 5 सेकंड, हम लिख लेते हैं 5 सेकंड। और टू फाइंड क्या करना है फाइनल वेलोसिटी, यानी 5 सेकंड के बाद इस कार की वेलोसिटी क्या होगी। तो मतलब हमने VF फाइंड करना है, V फॉर वेलोसिटी, F फॉर फाइनल। तो बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स। देखें आप इसका आंसर वैसे भी दे सकते हैं कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मतलब एक सेकंड में 2 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो 5 सेकंड में कितनी इंक्रीज होगी, 5 तो 10, तो 10 इंक्रीज हो जाएगी। 10 पहले थी, 10 और आ जाएगी तो ये 20 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो है 20 हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको वैसे समझाया, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग दें यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये आपने इक्वेशन ड्राइव की हुई है, ठीक है ना। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर आप एरो लगाते जाएं। अब चूँकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और फाइनल वेलोसिटी पहले ही एक साइड पे है, तो हम इसी में वैल्यूज़ पुट करते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज़ VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर 10 पुट कर दीजिए, प्लस वैसे लगाएं एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लगा दें, और टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम क्या है ये भी 5 है। तो यहाँ पर आप देखें
कि वी एफ इज इक्वल टू 10 और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 आएगा, तो यहाँ पर भी आप 10 लिख दीजिए। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर आप एरो लगाते जाएं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, 10 + 10 20, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि इस कार की वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 10 और 10 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इसके ज़्यादा चांसेस है पूछा जाए, जो कि आपने इक्वेशन लगानी है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, विदाउट कैलकुलेटर आप इसका आंसर लेके आ सकते हैं क्योंकि इसकी मैथ ही बड़ी सिंपल सी है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये भी बड़ी ही सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। कहता है कि अ कार ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। गिवन डाटा में लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, कार जो है ना पहले 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इट एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड तक इसमें एक्सेलरेशन क्या रहा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन उसने दिया है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, ऊपर एरो लगाए, वेक्टर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है उसने, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड्स, ठीक है, 4 सेकंड्स। तो अब कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब वो कार कितना फासला कवर करेगी, यानी अगर उसकी वेलोसिटी 15 थी और 4 सेकंड तक उसमें कितना एक्सेलरेशन रहे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे, तो वो कार जो है 4 सेकंड जब मज़ीद चलेगी तो वो कितना फासला, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो आपने फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो आपने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एस के साथ शो करते हैं, ये हमने फाइंड करना है, तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सोल्यूशन आप जानते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है। डिस्टेंस का फार्मूला हमें सेकेंड इक्वेशन से ही मिलता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, वी आई टी प्लस हाफ यानी 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें और देखते हैं डिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है। ये भी बड़े सिंपल सा है, इसको भी आप विदाउट कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो S इज इक्वल टू वी आई, देखें वी आई की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये 15 है। उसके बाद ये टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए छोटी ब्रैकेट लगा रहा हूँ। टाइम क्या है 4 प्लस 1/2, फिर है ए कितना है 2 है, और फिर है टी का स्क्वायर, टी कितना है 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर। अब देखें S इज इक्वल टू 15 4, 15 2 दफ़ा हो तो 30 होता है, 4 दफ़ा होगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना, इजी मल्टीप्लिकेशन है। प्लस भाई आप इस 2 से ये 2 वैसे ही कैंसिल कर दें, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो 60 और 16, ठीक है, ये कितना आया 76 आया ना, 76। और डिस्टेंस काउंट क्या होता है मीटर, तो यानी ये जो कार है ये 76 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो लिखता है कि इन अ शॉर्ट डिस्टेंस रेस अ कंटेस्टेंट इन अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and reaches the velocity of 300 km per hour after covering a distance of 45 km at a constant acceleration। हमारे पास एक शॉर्ट डिस्टेंस रेस हुई, यानी एक थोड़ी डिस्टेंस वाली रेस हुई, कार वाली रेस, और एक जो उम्मीदवार है वो कार को स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। हम गिवन डाटा भी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फिर उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि उसने स्टार्ट ही रेस्ट से किया है, तो मतलब उसकी जो शुरू में वेलोसिटी है वो क्या थी, वो ज़ीरो थी। क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसको कहते हैं कि वो रुकी हुई है, जब रुकी हुई है मूव नहीं कर रही, तो मूव नहीं कर रही तो उसकी फिर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये है उसकी शुरू वाली वेलोसिटी। एंड रीचेज द वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर, और बाद में उसने कितनी वेलोसिटी अचीव की, ये है।
तो ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम वी एफ से शो करेंगे, बाद वाली वेलोसिटी, जो कि है 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। तो अगर वो आपको किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू दे तो पहले आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर पुट करेंगे। तो आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए मैं वी एफ को वैसे ही लिख लेता हूँ। अब आपने ये कन्वर्जन याद रखनी है, 300 वैसे ही लिख लें। किलो किलो 1000 होता है, आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, किलो 10⁻³ होता है। मीटर वैसे ही लगा लें, अब किलो की तो वैल्यू पुट कर दी, मीटर वैसे आ गया। अब पर आवर यानी नीचे है, ये पर आवर का मतलब है बटे में। तो अगर एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600, तो पर सेकंड आ गया। तो अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना हो वैल्यू को, तो आप 1000 से ज़रब देते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 300 आगे 3 ज़ीरो और लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3600। मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आया 83.333। तो ठीक है जी, वी एफ इज इक्वल टू 83.3 ले लें और साथ मीटर पर सेकंड लगा दें। वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो भी लगाते जाए। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.45 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को आप जानते हैं हम एस के साथ शो करते हैं और ये 0.45 किलोमीटर है। अब देखें कार जो है ना, जीरो से इतनी स्पीड फ़ौरन अचीव नहीं करेगी। जारी बात है, कार चलना शुरू करेगी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर चलती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ज़ीरो से इतनी स्पीड तक जाते जाते कार ने इतना फासला भी कवर कर लिया। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एस के साथ शो करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिस्टेंस का एस आई यूनिट किलोमीटर की बजाय मीटर होता है, तो हम यहाँ पर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। 0.45 किलो 1000 होता है, 1000 साथ मीटर लगा दें तो s इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, 450 मीटर। आप 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 बनेगा। अच्छा इसके बाद कहता है फाइंड दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इस तरीके से आगे बढ़ता गया, तो वो आपने जो एक्सेलरेशन है वो आपने फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो टू फाइंड की हेडिंग देते हैं, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, ऊपर एरो लगाएंगे, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन मैं इस साइड पे शुरू करता हूं, तो मैं हेडिंग देता हूं यहाँ पर सोल्यूशन की। तो देखें यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि इसमें वी एफ भी है, वी आई भी है। और आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वी एफ आता ही नहीं है, और फर्स्ट भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हाँ उसने डिस्टेंस भी दिया और फर्स्ट के अंदर डिस्टेंस नहीं आता। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सेलरेशन भी हो, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी हो, डिस्टेंस भी हो, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ही है। और चूंकि पहली दो इक्वेशन में टाइम आता है तो इसलिए वो ये नहीं यूज़ कर सकते, उसने हमें टाइम दिया ही नहीं हुआ। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। तो क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो लिहाजा एक्सेलरेशन को आप इधर रखें। अब देखिएगा ये इस तरफ है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ऊपर एरो लगाते जाए, वेलोसिटी वेक्टर है ओवर ये जो ए के साथ 2 और एस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे 2s। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, जिसको फाइंड करना होता है ना उसको पहले साइड पे करते हैं, एक साइड पे और बाकी सारे दूसरी साइड पे। जब ऐसा हो जाए तो फिर आप वैल्यूज पुट करते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज ए इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। वी एफ क्या है, 83.3 है, ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे, माइनस वी आई क्या है, वो तो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर ओवर 2 और एस, एस कितना है 450 है, 450 है ये हमारे पास। आप 1000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.45 से, तो ये हमारे पास जब आप 1000 को मल्टीप्लाई, ये 450 ही आएगा। अब इस तरह करते हैं 83.3 है, इसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर लिया तो ये आया जी हमारे पास, इसको ज़रा मैं लिख लूँ, ये आया 6944.44। ठीक है, ओवर अब आप जानते हैं 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 900। ठीक है,
450 का डबल कर दो, 450 का डबल 900 होता है। अच्छा माइनस ज़ीरो भी आएगा, तो उसको आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। आप जानते हैं किसी भी चीज़ में से ज़ीरो माइनस करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ आती है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, किस पे डिवाइड करता हूँ, 900 पे। तो ये आया मेरे पास जी 7.72 तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। तो यही उसने फाइंड करवाना था और हमने इसको फाइंड करके दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी और आप इसको पेपर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ते हैं। ये भी आपने इंतहाई गौर के साथ समझनी है। कहता है एन आयरन बॉल, लोहे की गेंद ऑफ मैस 1 किलोग्राम, मैस उसका कितना है 1 किलोग्राम। गिवन डाटा, मैस ऑफ बॉल, मैस को हम से शो करेंगे कितना है 1 किलोग्राम, साथ साथ लिखते जाएंगे डाटा। इस ड्रॉप्ड, इस गेंद को हमने गिराया फ्रॉम अ टॉवर, एक टॉवर से, ऊंचाई से। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 3.34 सेकंड, जब उस बॉल गिराया तो ठीक इतने टाइम के बाद बॉल जमीन के ऊपर आ गई। तो टाइम जो है वो दिया गया है 3.34 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो जीरो होगी। भाई क्यों जीरो होगी, क्योंकि बॉल जो है हमारे हाथ में इस तरीके से पकड़ी हुई थी, उसके बाद हमने गिराया तो फिर मूव करना शुरू हुई ना। तो पहले तो पकड़ी हुई थी टावर के ऊपर, तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। फिर गिराया तो वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे जाएगी ऑब्जेक्ट वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब जैसे बॉल को गिराएंगे तो ये नीचे जाती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब ये जमीन के साथ टकराएगी, टकराते वक्त इसकी स्पीड क्या है वो फाइंड करनी है। ये इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट, टू फाइंड ए पार्ट में यानी हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। जो कि शुरू में तो ये मूव नहीं कर रही थी, हमने पकड़ा हुआ था इसे। तो जब ये ज़मीन के साथ टकराएगी, ग्राउंड के साथ टकराएगी, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बी में कहता है द हाइट ऑफ टावर, और जिस टावर से आपने गिराया है ना, और ये इतने सेकंड के बाद ये नीचे गिरी है, तो वो टावर कितना बुलंद था, कितना ऊंचा था। तो हाइट ऑफ टावर जो है ये भी आपने फाइंड करनी। इसके दो पार्ट्स हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट जो है उसका हवाला देते हैं, पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारे पास होती है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करने से ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई, चूंकि हमारे पास जीरो है, प्लस ए उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। आप जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस में यानी ग्रेविटी की वजह से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जी होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जी ही लगाएंगे, ए लगाएंगे नहीं, क्योंकि वर्टिकली मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट अगर सीधी लाइन में जा रहा हो तो एक्सेलरेशन ए होता है, ग्राउंड पे जा रहा हो। लेकिन जब वो आप जानते हैं नीचे आ रहा हो तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो लिहाजा यहाँ पर हम ए के बजाय जी लगाएंगे, और जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है, और टाइम उसने 3.34 दिया है। स्टूडेंट्स आप याद रखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो एक्सेलरेशन जो है वो जी पुट करते हैं। अच्छा ऊपर जाएगी तो फिर एक्सेलरेशन को माइनस जी पुट करेंगे। ऊपर जाएगी, चूंकि ऊपर जाने से स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। नीचे आने से स्पीड बढ़ती है, स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो ये आपने टॉपिक के अंदर पढ़े हुई हैं चीज़ें। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ वी एफ। अब आपको पता है आपने क्या करना है, सिर्फ आपने 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 3.34 से। तो ये मेरे पास आएगा 32.7, ठीक है, 32.7, और यहाँ पर 7 जो है वो आ चुका है। तो इसके बाद जो है आप जानते हैं इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वो ज़ीरो जो है वो इसमें ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, यानी जिस लोहे की गेंद को आपने टावर से गिराया था ना, वो पहले उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, जब हाथ में पकड़ी हुई थी, तो इतनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड पे लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छी खासी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट में हमने उस टावर की हाइट फाइंड करनी है, और इसके लिए हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस अब देखें, डिस्टेंस एस नहीं है, जो कि हाइट है ना हमारे पास, तो हाइट भी तो डिस्टेंस ही होती है। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस एस की बजाय हमारे पास क्या है, वो क्या है, एच है। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी
आई स्क्वायर। देखिए 2a, अब मैंने बताया एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा, चूंकि बॉडी नीचे आ रही है। 2as, a की बजाय g लगाएंगे और डिस्टेंस की बजाय हाइट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर, तो h को आप इधर रख लें। बाकी देखें वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और h इधर है, 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके वो जो टावर है जिससे हमने 1 किलोग्राम की जो गेंद है वो गिराई है, और वो गेंद जो है वो 3.34 सेकंड के बाद यानी 3.5 सेकंड के बाद नीचे गिरी है इतनी वेलोसिटी के साथ। वो टावर कितना ऊंचा था, तो उसकी हाइट फाइंड करते हैं। h इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है, वी एफ ये देखें अभी आपने फाइंड किया 32.7 है, इसका स्केयर ले लो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ऊपर स्केयर भी लगाए, ओवर 2, और g आप जानते हैं 9.8 होता है। तो h इज इक्वल टू 32.7 का लेते हैं स्क्वायर, तो ये आया जी 1071.38 ओवर 9.8 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये आएगा 19.6। तो जी हमारे पास उस टावर की हाइट आने वाली है 1071.38 डिवाइडेड बाई 19.6, तो ये आया जी 54.6, 54.66, तो 54.7 ले लें, राउंड ऑफ कर लें, जो कि 5 से बड़ा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टावर की जो एग्जैक्ट हाइट है वो भी हमने फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स ये थी एग्जाम्पल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाई हैं और कैलकुलेटर से आंसर खुद निकाल के दिए हैं। आप भी निकालेंगे, आपके भी यही निकलेंगे। ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं, समझने से समझ तो आ जाती है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप पेपर में करने के काबिल नहीं होंगे, पेपर के अंदर आप भूल सकते हैं। तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजन। हमारे पास इस तरीके से एक बॉल है, मैं इसके डायग्राम बना के आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। इसको ना हमने इस तरीके से थ्रो किया यहाँ पे, और कितने एंगल पे थ्रो किया, 30 डिग्री। ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से थ्रो करेंगे तो इस तरीके से ये गेंद इस तरीके से आगे जाती जाती यहाँ पर जाकर गिर जाएगी। तो इसको जो आपने थ्रो करते वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी, जारी बात है शुरू वाली वेलोसिटी इनिशियल होती है, वो कितनी दी है, वो है इसकी 30 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि उसने हमें बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया, वो हमारे पास 30 डिग्री है। अब वो पूछता ये है कि डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेज, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है जिसको हम एच के साथ शो करते हैं, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है जिसका सिंबल टी है, और एक हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है जिसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ें क्या हैं, वैसे तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इनको डिटेल में पढ़ा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा दूँ। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को इस तरीके से थ्रो करेंगे ना, तो वो ज़मीन से कितनी ऊपर जाकर वापस आई, यानी जो इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं हाइट। ये क्या होगी, ठीक है, ये क्या होगी, फिर ये जहाँ से थ्रो की है वहाँ से और जहाँ पर जाकर ये गिरी है वहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो ज़मीनी फासला है, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम रेंज कहते हैं। यानी कितनी दूर जाकर गिरी ये रेंज फाइंड करनी है, कितनी ऊपर गई मैक्सिमम हाइट वो फाइंड करनी है, और इसको जब थ्रो किया गया वहाँ से और जब ये जाकर ज़मीन पर वापस आकर गिरी, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो इससे टाइम लगा है, जो इसे टाइम लगा है कितनी दूर जाकर गिरने में, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करना है। आइए अब हम इनको बारी बारी फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करवाएगा और इन तीनों में से दो के फार्मूलाज आपको ड्राइव करवाएगा, तीनों के नहीं करवाएगा, कोई से दो देगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस पूरी बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर बोलें तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही है, अच्छे से तैयार कीजिएगा और इन तीनों के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अब देखिए हम लिखते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में तीनों की अलग अलग हेडिंग देता जाऊंगा, फाइंड करता जाऊंगा।
फार्मूला लिखते हैं। अब लिख लें, वी नो दैट हाइट का फार्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब इसको मैं यहाँ पर आगे लेकर जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं सेपरेशन के लिए, और वो फार्मूला में लिख दिया है, उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, यानी हम अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि पता चले कि ये गेंद जो है कितनी ऊपर जाकर वापस आएगी। तो हाइट को आप चाहे कैपिटल एच से शो करें चाहे स्मॉल एच से शो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आई कितना है 30, ऊपर स्केयर है, स्केयर भी लगाएं, वी आई स्केयर साइन स्क्वायर, और थीटा कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर लगाएं। ओवर हमारे पास यहाँ पर आता है 2g, ठीक है 2g होता है, अकेला g नहीं होता। तो 2 लगाएं, और g की वैल्यू तो आप जानते हैं 9.8 होती है। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। h इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं 3 का स्केयर 9, और 0 आप डबल कर दें 900 आएगा। और साइन 30 का स्केयर लें, पहले आप साइन 30 लें और ये 0.5 आएगा, फिर इसका स्केयर लें, तो ये हमारे पास बनेगा 0.25, और 9.8 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 19.6 बनेगा। h इज इक्वल टू 0.25 को ज़रब दें 900 के साथ, तो ये बनेगा 225 ओवर 19.6, वैसे लिखते हैं 9.8 का डबल, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 225 को डिवाइड करें 19.6 पे, तो ये आता है 11.5। 11.5 हाइट का यूनिट आप जानते हैं मीटर होता है, तो ये 11.5 मीटर जो है हाइट कवर करेगी ये बॉल। तो ये हमने हाइट फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, हेडिंग देते जाते हैं ताकि पता चले हम क्या कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हम लगाएंगे। आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट, लिख लेना। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2vi साइन थीटा ओवर जी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करते हैं, तो लिखता हूँ बाय, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जैसे आपने फार्मूले लगाने हैं और वैल्यूज पुट करते जाना है। मैं फिर भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियोस पूरी करनी है, ठीक है, ताकि जो बच्चे पूरी देखना चाहें समझना चाहें वो समझें। कैलकुलेटर आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने आंसर लेकर आ रहा हूँ। तो 2 वैसे लिख लें, वी आई दिया हुआ है 30 है, और उसके बाद फिर है साइन 30, और ओवर जी क्या होता है 9.8 होता है, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे करते हैं, 30 2 60, साइन 30 0.5 ओवर 9.8। यहाँ पर फिर आगे जा रहे हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाइट बोर्ड ख़त्म हो रहा है। तो जी t इज़ इक्वल टू 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, ठीक है, ओवर 9.8। अब मैं क्या करता हूँ, 30 तक़सीम 9.8, ये मेरे पास आया 3.1, t हमारे पास आया 3.1। तो ये तकरीबन 3 सेकंड के बाद जाकर ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी, ठीक है। तो इस बॉल का हमने टाइम भी फाइंड कर लिया। अब हम एक रह गया कि ये गेंद कितनी दूर जाकर गिरेगी, यानी इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो हम हेडिंग देंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी इसकी रेंज फाइंड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स रेंज का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेंज का फार्मूला लगाते हैं, लिखते जाएं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, या लिख ले, वी नो दैट रेंज क्या होता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये फार्मूला आ गया। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, सिंपल आप वैल्यूज पुट करेंगे तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, कीमतें दर्ज करते हैं। रेंज यानी r इज इक्वल टू वी आई, आप जानते हैं 30 है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया 30 इसकी स्पीड है। तो और साइन 2 थीटा, अब देखो थीटा हमारे पास 30 है ना, तो 30 को 2 के सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओवर जी 9.8 होता है, ठीक है, 30 2 60। r इज इक्वल टू, ये हमारे पास 900 आएगा 30 का स्केयर, और साइन 60 लें, साइन 60 जी होता है 0.866 होता है, ओवर 9.8 लिख लें। तो रेंज इज इक्वल टू, अब इसको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, 779.42 ओवर 9 आप वैसे ही लिख लें, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया। अब आप इसको डिवाइड कर दें 9.8 पे, तो ये हमारे पास जो रेंज है ये इक्वल आई 79.5, यानी 79.5
और आप जानते हैं रेंज जो है डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये जो हमारे पास रेंज है, यानी ये गेंद कितनी दूर जाकर गिरेगी, 79.5 मीटर, और कितनी ऊपर जाएगी, ये हमारे पास है 11.5 मीटर, और इसको टाइम कितना लगेगा, 3.1 सेकंड। यानी कि अगर हम एक बॉल जिसको 30 डिग्री पे थ्रो करें और उसको इनिशियल वेलोसिटी 30 दें, तो वो 3.1 सेकंड के बाद जाकर गिर जाएगी और 11.5 मीटर ऊपर जाकर आएगी और 79.5 मीटर दूर जाकर गिरेगी। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको 3 फार्मूलाज आने चाहिए। किस किस का फार्मूला, हाइट का, टाइम का और रेंज का। 3 फार्मूलाज आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि अ 1500 किलोग्राम कार हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 to 15 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड। यानी हमारे पास एक कार है जिसका उसने मैस दिया है 1500 किलोग्राम। गिवन डाटा लिखने लगा हूँ। मैस ऑफ कार उसने सबसे पहले दिया है, तो इसको m के साथ शो करेंगे और ये हमारे पास है 1500 किलोग्राम। अब ये जो कार है ना, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से कम होकर 15 मीटर पर सेकंड हुई। तो ये है कार की इनिशियल वेलोसिटी और ये है कार की फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई के साथ शो करेंगे, इसके ऊपर एरो भी लगाएंगे। वेलोसिटी वेक्टर है, मैस स्केलर है, इसलिए उसके ऊपर एरो नहीं लगाया। ये है 20 मीटर पर सेकंड और कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड और 20 से 15 तक आने में टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। तो जारी बात है टाइम लगता है, कार की स्पीड 20 से 15 आते आते थोड़े से सेकंड लगेंगे, तो ये 3 सेकंड जो है वो लगे हैं। अब कहता है कि हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डेशन फोर्स, यानी जो रोकने वाली फोर्स है, जो कि फ्रिक्शन की फोर्स है, वो कितनी थी, वो हमने फाइंड करनी है। जारी बात है फोर्स है जिसने उस कार को रोका है, फ्रिक्शन की फोर्स है, तो उस फोर्स को हमने फाइंड करना है। या ब्रेक से जो फोर्स लगाई गई है रोकने के लिए, वो हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड क्या करनी है, रिटार्डिंग फोर्स, और फोर्स को हम एफ के साथ शो करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी, इसमें हमें उसने 4 चीज़ें दी हैं। मैस दिया है कार का, उसकी पहले वाली वेलोसिटी, इनिशियल वाली, फाइनल वाली वेलोसिटी और टाइम दिया है, और उसने रिटार्डिंग फोर्स पूछी है। सेम टू सेम वर्डिंग हमने यूज़ की है, वैल्यूज़ लिख ली हैं। यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, फोर्स होती है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। इम्पल्स वाला फार्मूला भी यही है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू ये होता है। तो टी को आप इधर ले आए तो ये भी बन जाता है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर को लेके आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर सॉल्व करने लगा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करके एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है उसको फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या निकलती है। तो F इज इक्वल टू M। ठीक है, एक स्टेप मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि मज़ीद आसान हो जाए। F इज इक्वल टू, आप M को यहाँ पर कॉमन ले लें, सिंपल है। तो ये क्या बनेगा, वी एफ माइनस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, M को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें, इसके बाद लिख दें बाय पुटिंग वैल्यूज इसके बाद। तो अब F इज इक्वल टू M हमारे पास 1500 है, तो लिखें 1500। उसके बाद है वी एफ। ठीक है, वी एफ हमारे पास क्या है, 15 माइनस वी आई क्या है, वो है 20 है, ओवर टाइम, टाइम हमारे पास है 3। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। एफ इज इक्वल टू 1500 और ये आप जानते हैं -5 आएगा। 20 में से 15 माइनस करें तो 5 आता है, लेकिन ये 15 में से 20 माइनस हो रहे हैं, ओवर 3। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये माइनस आप शुरू में ले आए, माइनस स्टार्ट में ले आए, और 15 को 5 से ज़रब दें तो ये 75 बनता है, और साथ ये वाले 2 ज़ीरो वैसे ही लगा दें, ओवर 3। अब आप जानते हैं कि 25 3 75 होता है, तो ये 25
100 बनेगा और 7 न्यूटन लगा दें। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें कि इशारिया आप पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाना चाहें, यानी देखो ना इशारिया है लास्ट पे, तो अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो 3 इनसे पीछे आए तो 10 की पावर 3 लिखेंगे, 7 न्यूटन लगा दें। और 10 की पावर 3 जो है वो किलो होता है, प्रीफिक्सेस आपने पढ़ रखे हैं, -2.5 किलो न्यूटन। तो इतनी फोर्स जो है उस कार की स्पीड जो है, जिसका वज़न कार का मैस 1500 किलोग्राम है, अगर आपने उसकी स्पीड को 20 से 15 तक लाना है तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो भी 3 सेकंड में लेके आना है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन की रीज़न भी लिखेंगे। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है ना, इसने स्पीड को कम किया है, ठीक है, ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं कि कार की स्पीड कम हुई है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज़ जो हमारे पास ये फोर्स है ये रिटार्डेशन का काम कर रही है। रिटार्डेशन क्या होता है, स्पीड का कम होना, रिटार्डिंग। द फोर्स इज़ रिटार्डिंग, ठीक है, रिटार्डिंग यहाँ पे आना है। तो रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिशन फोर्स है जो स्पीड को कम कर रही, इसलिए नेगेटिव आया है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, ठीक है। फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर आप एरो लगाते हैं। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगाना मत भूलें, लगा दें तो ज़्यादा बेटर है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, वरना एग्जामिनर जो है गलती भी निकाल सकता है। तो लगाना बेहतर है, ना लगाना जो है वो नुकसान है। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 7, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दी। इसमें हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो हमने विदाउट कैलकुलेटर कर ली। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बड़ी ध्यान के साथ समझना है। कहता है 2 स्फेरिकल बाल्स, हमारे पास 2 बाल्स हैं, ऑफ 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। एक का मैस 2 किलोग्राम है, एक का 3 किलोग्राम है। तो ये हमारे पास स्मॉलर है, जारी बात है 2 किलो है, और ये 3 किलोग्राम है तो ये उससे बिगर है। तो हम पहले लिख लेते हैं मैस ऑफ स्मॉलर बाल, इसको हम 1 से शो करेंगे, विच इज़ 2 किलोग्राम। और मैस ऑफ बिगर बाल, दूसरी बाल जो है वो बड़ी है, 3 किलोग्राम उसका वजन है, ये हमने लिख लिया मैस है। मैसेज आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, विद वेलोसिटीज ऑफ 6 एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहली चीज़ पहले के साथ है, दूसरी चीज़ दूसरे के साथ है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बाल, ये मतलब जो स्मॉलर बाल है ना उसकी वेलोसिटी क्या है, उसको v1 से शो करेंगे, ये हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बिगर बाल, 3 किलोग्राम वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये v2 है विच इज़ 4 मीटर पर सेकंड। डायग्राम मैंने बनाई है, पहले ही बना ली ताकि टाइम की बचत हो जाए। देखिए ये हमारे पास पहली बॉल, ये दूसरी बॉल, इसका मैस m1 उसने दिया 2 किलोग्राम, ये m2 इसका 3 किलोग्राम, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। आप जानते हैं बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2। तो हमने यहाँ पर v1 उसने 6 दिया, v2 उसने 4 दिया, लिख लिया। अब वो कहता है व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन। अब ये दोनों आपस में टकराई, इनका मैस और वेलोसिटी पहले वाली दी, टकराने के बाद जो स्मॉलर वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो स्मॉलर की पहले वाली वेलोसिटी v1 है तो बाद वाली वेलोसिटी v1 प्राइम होगी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल इज़ 3 मीटर पर सेकंड, अगर जो बिगर बॉल है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है बिगर की क्या हो जाए, 3 हो जाए। पहले कितनी थी, 4 थी, टकराने के बाद जारी बात है टकराने से उसकी वेलोसिटी कम हुई, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल जो है वो क्या हो जाए, 3। तो आप जानते हैं बिगर बॉल v2 है तो फाइनल क्या होगी, v2 प्राइम होगी, ये कितनी हो जाए, 3 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बाल की पहले वाली v1 है तो फाइनल वाली क्या होगी, v1 प्राइम होगी, ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दी, आपने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1, m2 की v2, और आफ्टर कोलिजन m1 की v1 प्राइम हो जाती है, m2 की v2 प्राइम हो जाती है। तो ये आपको सिंबल आते ही होंगे। अब बात ये है कि यहाँ पर ना ये दोनों ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो अगर इसकी वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे, चूँकि ये टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं ना, अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो इसकी वेलोसिटी फिर नेगेटिव लेंगे, चूँकि ये इसके ऑपोजिट है, उसके मुखालिफ सिमत में आ रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है, नेगेटिव। तो लिहाजा जो बिगर बाल की पहले वाली वेलोसिटी है v2, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे। और इस तरह टकराने के बाद आप जानते हैं अगर ये इस तरफ जाएगी तो ये उसके ऑपोजिट जाएगी, तो लिहाजा इसके साथ भी क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, चूँकि ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो मैंने आपके सामने इसको समझा दिया।
m1 v1 m2 v2, इसकी वेलोसिटी m1 की बाद वाली वेलोसिटी v1 प्राइम है, वो हमने फाइंड करनी है स्मॉलर बाल की जो बाद वाली है, ठीक है। स्मॉलर बाल की जो आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है, पहले वाली v1 है तो बाद वाली v1 प्राइम होगी, हमने फाइंड करनी है। इसकी पहले वाली v2 है, ठीक है, ये इसने दी है 4, और इसकी जो बाद वाली है v2 प्राइम है वो भी इसने यहाँ पर दी है, वो 3 है। सोल्यूशन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने अच्छे से पढ़ा है। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अच्छे से आपने रेडी करना है। क्या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, उसको डिफाइन करो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला ड्राइव करो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे से अच्छे से याद करना है, कंप्लीट याद करना है। उसमें आप ये डायग्राम भी बनाते हो, ठीक है, ये वाली डायग्राम भी बनाते हो, तो आपको उसकी अच्छे से समझ होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी कि अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं सेम इसी के अंदर और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो m1, ठीक है, देखें m1 है 2 v1 है 6 प्लस m2 है 3 v2 है -4। क्यों माइनस लिया, चूंकि ये x में जा रही है उसके ऑपोजिट आ रही है, दोनों x की तरफ जा रही है, इसलिए अगर इसकी पॉजिटिव लेंगे तो इसके साथ फिर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर है और अगर वेक्टर ऑपोजिट हो तो साथ नेगेटिव लगाते हैं। नेगेटिव जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि पहले के अपोजिट है। m12 v1 प्राइम तो हमने फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस m2 जो है वो 3 है और v2 प्राइम जो है ये इसने दी है -3, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। इसके बाद देखें प्लस माइनस माइनस होता है और 4 को 3 के साथ ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो ये भी 12 ही होता है। और ये है 2v1 प्राइम प्लस माइनस माइनस 3 ज़रब 3 क्या होता है, 9। अब 12 माइनस 12 क्या होता है, 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 2v1 प्राइम माइनस 9। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 9 जाकर प्लस हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 9 इज इक्वल टू 2v1 प्राइम, इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ ताकि यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आए, नीचे जगह नहीं है। तो ये आया 2v1 प्राइम इज इक्वल टू 9, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया लेकिन तरतीब सही लगा ली। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू 9, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू 9 का हाफ आप जानते हैं 4.5 होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ चुकी है। अब आप यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग दें, रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद लिखें हैंस फाइनल वेलोसिटी या हैंस वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इज 4.5 मीटर पर सेकंड। रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद क्या लिखना है, हैंस द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इज 4.5 मीटर पर सेकंड। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि a 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मैस 140 ग्राम। हमारे पास एक जो फर्स्ट बॉल है उसका मैस 70 ग्राम है, वो टकराई दूसरी बॉल के साथ जिसका मैस 140 ग्राम है। तो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा में मैस ऑफ फर्स्ट बॉल, जिसको हम m1 से शो करेंगे, 70 ग्राम। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैस का SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो किलोग्राम है, तो आपने किलोग्राम वैल्यू ही यूज़ करनी है। ग्राम वाली यूज़ करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो रॉन्ग कंसीडर होगा। तो लिहाजा पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आएगा 0.07 किलोग्राम। मैस ऑफ सेकंड बॉल, इसको m2 बोलेंगे, तो ये आपके पास आएगा 0.14 किलोग्राम, ठीक है। मैंने इसको ऐसे इसके सामने लिख दिया। तो हमारे पास दो बॉल्स हैं, लेट करें m1 है या m2 है, ठीक है। तो m1 और m2 का मैस दिएगा। मैं फिर दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम आप इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में भी बनाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर भी ये डायग्राम बनाते हैं। अगर आप टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आपको डायग्राम की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकंड व्हाइल द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। अच्छा, ये जो पहली बॉल है ना, इसकी वेलोसिटी वो कह रहा है 9 मीटर पर सेकंड है पहले,
और ये रुकी हुई है, ठीक है, ये आराम से पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, जिसको v1 बोलेंगे ना, m1 की वेलोसिटी v1 है 9। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, इसको v2 बोलेंगे, m2 की वेलोसिटी v2 है, सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2। तो ये जीरो है। जीरो क्यों है? चूंकि रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मूव नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही तो वेलोसिटी जीरो, ठीक है। अब वो कहता ये है कि इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन? तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होंगी? तो फाइंड क्या करनी है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। जो कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी है वो इनिशियल है v1 v2, और बाद वाली v1 प्राइम और v2 प्राइम आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। दोबारा फिर बताता हूँ, m1 m2 दिया हुआ है, m1 की वेलोसिटी 9, m2 की वेलोसिटी 0, ये है बिफोर कोलिजन। और हमने कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम होती है, आप जानते हैं, m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम होती है, ये भी हमने फाइंड करनी है और ये भी हमने फाइंड करनी है। आइए स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। सिंपल स्टेटमेंट है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला टॉपिक आपको आना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जब आप इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये जो आप v1 प्राइम और v2 प्राइम है, इनके फार्मूलाज ड्राइव करते हैं, तो मैं वही फार्मूलाज लगाने लगा हूँ। और जब वो आप चार केसेस करते हैं ना जो आपके फेवरेट है, वहाँ पर भी आप v1 प्राइम और v2 प्राइम के फार्मूलाज अप्लाई कर रहे होते हैं। तो v1 प्राइम का फार्मूला क्या होता है? देखें, ये होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। तो ये है हमारे पास फार्मूला v1 प्राइम का। तो इस फार्मूला से हमारे पास ना v1 प्राइम आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। ये फार्मूला आपने कहाँ पढ़ा है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में पढ़ा है। इसी फार्मूला को यूज करके आप चार केस भी सॉल्व करते हैं। तो v1 प्राइम, ओके, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1। अब देखें m1 क्या है? 0.07 माइनस 0.14 ओवर 0.07 प्लस 0.14, v1 है 9 प्लस प्लस टू m2 है हमारे पास जी, ये देखें 0.14, v2 0 है, v2 क्या है? 0 है, ओवर 0.07 प्लस 0.14। तो v1 प्राइम जी इक्वल आएगा, अच्छा ये तो 0 हो गया, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 और कुछ भी डिवाइड हो 0, तो इसको ये तो हमारा मसला हल हो गया। अब आप जानते हैं कि 0.07 से जब आप माइनस करेंगे 0.14 तो ये आएगा माइनस 0.07, और ये आप जानते हैं 0.21 आएगा, ठीक है। और साथ ये 9 वैसे ही लगा लें। 0.07 में अगर आप प्लस करेंगे 0.14 तो ये 0.21 ही आता है। अब देखो v1 प्राइम इज इक्वल टू, माइनस शुरू में ले जाओ, तो अब यहाँ पर इस तरह करते हैं, 0.07 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो ये आता है 0.63 ओवर 0.21, वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को अभी कुछ नहीं कहा। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू 0.63 डिवाइड बाई 0.21, तो ये आया जी 3। कितना आया? 3, और साथ माइनस भी लगेगा 3 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये जो है ना, पहली बॉल की वेलोसिटी आ चुकी है, यानी इसकी वेलोसिटी आएगी -3 मीटर पर सेकंड। क्यों? चूँकि आप जानते हैं कि जब फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल में टकराती है और सेकंड बॉल रुकी हुई है, तो टकराने के बाद ये आपको पता है ये इस तरीके से वापस जाएगी। अब चूँकि ये तकरीबन दोनों का मैच को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, अगर तो ये बहुत बड़ी गेंद होती सेकंड बॉल तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये रेस्ट में रहती है, टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से वापस जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि इन दोनों का जो मैच है वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही है या डबल है, तो इसी वजह से जो फर्स्ट बॉल है वो सेकंड बॉल से टकराने के बाद इतनी स्पीड से वापस जाएगी, और इसकी स्पीड अब देखते हैं कि टकरान जब ये इसके अंदर टकराई तो क्या ये अब कितनी स्पीड के साथ आगे जाएगी, वो हम फाइंड करते हैं। इसको मैं यहाँ पर फाइंड करने लगा हूँ।
अब यहाँ पर V2 प्राइम का फार्मूला यूज करेंगे, इलास्टिक कोलियन वन डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स माजरत करता हूँ, लाइट चली गई है और बाहर बहुत तेज आंधी और बारिश आ रही है, जिस तो लिहाजा हम अपना ये लास्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं, एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये V2 प्राइम का फार्मूला मैंने लिख दिया है, आपने इसको टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। इसमें वैल्यूज पुट करें। मजे की बात ये है कि इसमें जो पहला फैक्टर है उसमें V2 प्राइम मल्टीप्लाई हो रहा है, नजर आ रहा है ना, तो वो पहला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो। तो आपको सिर्फ ये जो सेकंड वाला फैक्टर है ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2m1v1 ओवर m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करें, ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.26 आएगा और नीचे वाले दोनों को ऐड करेंगे तो 0.21 आएगा, आपके सामने लिखा हुआ है। अब 1.26 को आप 0.21 पर डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब आप यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग दें और लिखें द वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन्स आर, यानी पहली बॉल और दूसरी बॉल की टकराने के बाद जो वेलोसिटी है, देखिए पहली बॉल की वेलोसिटी हमने फाइंड की थी, क्या आई थी, -3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये देखें इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवाई। और सेकंड बॉल की वेलोसिटी ये देखें ये सॉल्व हुई हुई है, क्या आई है, 6। तो लिख दें -3 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास वेलोसिटीज आ गई हैं, हमने रिजल्ट लिख दिया। अब डायग्राम समझ लें कि देखें पहली बॉल की वेलोसिटी माइनस इसलिए आई है क्योंकि वो टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई है, वापस चली गई है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसलिए उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आई। और सेकंड बॉल जो है, जब पहली बॉल दूसरी बॉल में टकराई तो सेकंड बॉल जो है वो आगे ही जा रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये मैंने आपको इसकी रीज़न भी समझा दी। अगर आप ये वाले डायग्राम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बना लें तो बहुत ही बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली एग्जाम्पल नंबर 9 ठीक है अच्छे से क्लियर होगी। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।